आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय क्षेत्र का महत्व। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, यूनिवर्सल ट्रुथ। हम आपको इस दुनिया की अंतिम सत्य है वो बताना चाहते हैं, और वो बता करके हम आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, आपकी दिशा बदलते हैं। उसका नाम है दृष्टि विज्ञान। और हम ये क्यों करना चाहते हैं? उसका कारण ये है कि हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, ताकि स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों में आप शाश्वत सुख को प्राप्त करो। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, और न हम किसी ईश्वर, संप्रदाय, धर्म, फॉर्मेट और जो है वो किसी भी गुरु शिष्य परंपरा, किसी भी संस्था से संबंध नहीं है। हमारा केवल संबंध कुदरत से है, और कुदरत के ऊपर कोई है नहीं है। कुदरत के ऊपर कोई हो तो आप हमें बतावें, ताकि हमें भी ध्यान रहे। कुदरत सबकी माँ है। कुदरत 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का जन्म देती है, पालती है, पोसती है, और मन वचन काया की सारी वो क्रियाएं, जीव कर्म जो है अपने इसी कुदरत के अधीन भोगते हैं और कुदरत में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये विषय है, कुदरत पर आधारित है। और कुदरत क्या कहती है कि मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती हूँ। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के सिद्धांत के ऊपर या इन सहयोगियों की सहायता से काम करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे, मैं आपको बताऊँ कि आपको एक्स नाम के व्यक्ति से किसी गांव में आपको आप सोहन हो, और मोहन से, मोहन को जयपुर में आपको मिलना है। तो आप देखिए कि जिससे मिलना है मोहन, वो तो हो गया द्रव्य, जयपुर हो गया क्षेत्र। काल का मतलब जो समय आपने निर्धारित किया है कि इतने 11 बजे हम मिलेंगे, वो द्रव्य क्षेत्र काल। और भाव का मतलब चिंतन, आपने बातचीत की उससे, आपका चिंतन आया कि मैं आपसे मिलकर के बातचीत करना चाहता हूँ, तो वह हो गया भाव। और एक भाव और होता है, वो भाव तो हमारे व्यक्तिगत जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे कोजल बॉडी बनती है, उसी के अनुरूप ही हमको अगला जन्म मिलता है। आयुष्य कर्म वो अलग है। तो ये जो पंच समवाय है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव है। तो हम इन चारों की बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ से जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना हो गए, और आप 11 बजे वहाँ पहुँच गए। तो अब देखिए
कि द्रव्य का अर्थ हो गया है कि मोहन द्रव्य हो गया, और क्षेत्र का मतलब जयपुर जहाँ उसका मकान है, जहाँ मिलना तय हुआ, और काल 11 बजे करेक्ट आप पहुँच गए, और भाव मिलने का दोनों का प्रॉमिस, दोनों का टाइम फिक्सिंग वो भाव हो गया, वो तो था ही। परंतु 11 बजे मोहन को कोई काम हो गया जरूरी और वो वहाँ नहीं मिला। तो अब देखिए कुदरत क्या कहती है, अभी आपका काम होने का समय आया नहीं, आपका उदय प्रारब्ध अभी संपन्न नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? आपका जो है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि उपादान के अनुरूप आपने सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भौत आप अपने उपादान के अनुसार, आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार तय कर, मैं तो खाली निमित्त जुटाती हूँ। अब देखिए उससे बात करी मोहन से, भाई हम तो तुम्हारे यहाँ 11 बजे कहा था, जयपुर तुम्हारे ऑफिस में पहुँच गया हूँ मैं। तब मोहन ने कहा कि यार बहुत ज़रूरी काम हो गया है कि ऐसा कोई अस्वस्थता कार्य, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैं 2 बजे आपसे मिलूँगा। ठीक है भाई, आए हैं इतना दूर से तो आप 2 बजे तक बैठेंगे। 2 बजे आपका मोहन आपसे आके मिला और आपका वार्तालाप हुआ। आपका 11 बजे काम क्यों नहीं पूरा हुआ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो घटक है, ये पंच समवाय मिलते हैं जब कोई काम होता, अंगुली हिलती है तो पंच समवाय मिलता जब हिलती है, नहीं तो नहीं हिलती है। तो 2 बजे पंच समवाय मिल गए और आपका काम हो गया। तो कुदरत कहती है कि ये समय आपका 2 बजे कार्य संपन्न होने का हो गया है। यही बात हमारे पूरे जीवन में लागू होती है कि हम जन्म भर हम 10 बार 5 बार 20 बार कोशिश करते रहते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से और भाव पांचों में से कोई समवाय मिसिंग होता है तो कार्य नहीं होता है। उसका एक दूसरा मैं उदाहरण आपको देता हूँ, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, ये समवाय भी इससे मिलता जुलता है और यही कुदरत का घटक है। देखिए एक बच्चे को 10th क्लास का एग्जामिनेशन दे करके 10th पास करनी है, तो वो बच्चे का जो है काल का मतलब ये है कि 14 साल का हुए बिना बोर्ड बैठने नहीं देता। 14 साल हो गए, काल पक गया। और स्वभाव का मतलब है कि वो 9th पास होना चाहिए, उसमें 10वीं की योग्यता हो, जभी तो 10वीं का पेपर देगा। तो स्वभाव का मतलब योग्यता है उसमें, ओके दो। और कर्म का मतलब होता है भाग्य है, उसका भाग्य साथ दे रहा है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और हाफ ईयरली सब में अच्छे आते हैं, तो काल स्वभाव कर्म साथ दे रहा है। पुरुषार्थ का मतलब वो मेहनत करता है, वो जो है वो पूरी पढ़ाई घर पे स्कूल में बड़ी तन्मयता से करता है, एकाग्रता से करता है, पुरुषार्थ करता है। काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नहीं। अब आप देखिए चारों हो गया। अब क्या है कि सुबह उसको 10 बजे पेपर चालू होना और रात को अचानक उसके असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, अंतराय आया और उसको 105-7 डिग्री तक बुखार हो गया, वो बेहोश हो गया। अब वो बेहोशी की अवस्था के अंदर कैसे एग्ज़ाम देवे, और ले जाना भी अनुचित है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सका, 10वीं क्लास वो पास नहीं कर सका, क्योंकि नियति को मंजूर नहीं था। अगर नियति मंजूर होती तो उसको बुखार नहीं आता, 10 बजे वो पेपर दे करके उसकी योग्यता के अनुसार अच्छी पोजीशन ला सकता था, क्योंकि चारों फैक्टर उसको सहयोग कर रहे थे। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है कि हम परिश्रम, 2 मित्र होते हैं, वो एक सा परिश्रम करते हैं, एक IAS IPS उत्तीर्ण हो जाता, दूसरा नहीं होता। दोनों स्टूडियस है, दोनों मित्र है, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक तरह की पढ़ाई, एक तरह की कोचिंग सब कर रहे हैं, एक रह जाता है, एक
ले जाता है। ये सब अपने अपने भाग्य के अनुसार, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के अनुरूप होता है। तो हमारा जो विषय आज क्षेत्र का महत्व, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, जिस जगह पर हम थोड़े समय भी रुकें, उस क्षेत्र का बहुत प्रभाव होता है। कैसे प्रभाव होता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक तोती थी, तोते की मादा को तोती बोलो, तो तोती थी, उसके 2 तोते हुए। तो उसको जो है तोतों का लालन पालन किया, उसको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, सबसे बचा बचा के उसको दोनों को बाल बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया, और जैसा अपना उत्तरदायित्व होता है उसको उड़ाना चालू किया। तो दोनों तोते उड़ने लगे और धीरे धीरे वो उड़ते उड़ते पारंगत हो गए, सेल्फ उड़ान बढ़ने लगे, पाँवों पर खड़ने लगे। तो एक समय ऐसा आया कि उड़ करके वो गगन के अंदर चले गए। और अब आगमकार कहते हैं, हमारे पे भी लागू होता है कि बाल बच्चों को जब हम खड़ा करते हैं तो आगमकार कहते हैं कि दोनों तोते उस तोती से कभी जीवन में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो हमारे पे भी लागू होता है, जब बच्चा पैरों पर फुल खड़ा हो जावे तो हमें इंटरफियर नहीं करना, उसको मित्र समझो और उसको अपने हिसाब से काम करते रहो। और जब तक आप जो है वह कहना चाहिए 60 वर्ष के भी हो जाते हो, आपको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, पंचायती नहीं करनी चाहिए, बच्चों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करने दो। तभी ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 100 वर्ष तक जो है हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। तो भाई और बहनों, अब देखिए, अब क्या है कि एक तोता भाग्य के अनुरूप जो है एक को जो सन्यासी की जो है कहना चाहिए जो झोंपड़ी थी, आश्रम था, वहाँ चला गया। सन्यासी ने देखा बहुत सुंदर तोता है, उसने उसको पिंजरे में रख दिया और वो उसका पाठ चलता था। इसको भी जो है वो ऋषि महोदय ने कहा कि बोलो राम राम, बोलो वेलकम, बोलो आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम, सत्संग प्रारंभ हो रही है, आप आ जाइए, सब इकट्ठे हो जाइए, सत्संग, गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, ऐसा बोलने लगा, सबको प्रिय लगने लग गया। अब दूसरा जो तोता था वह अपने दुर्भाग्य से जो है एक डाकू के जो है कहना चाहिए झोंपड़ी में चला गया। डाकू ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब डाकू के यहाँ हर समय आवाज़ चलती रही, मारो, पीटो, लूटो, कूटो, इसको, इसकी टांग तोड़ दो और इसका मर्डर कर दो, इसका धन लूट लो। तो ऐसी आवाज़ वो जो है उसको भी ट्रेनिंग मिल गई, वह भी कोई बाहर से आता तो कूटो, पीटो, मारो, लूटो, यही बोलता रहता। ये प्रभाव किसका हुआ? ये क्षेत्र का प्रभाव हुआ। वो डाकू की झोंपड़ी थी, वो ऋषि महोदय की झोंपड़ी थी। आप कई बार क्या देखते हैं कि एक ऋषि महात्मा साधु सन्यासी किसी स्थान पर बैठे होते हैं और अकेले आपको उनके दर्शन, उनका सानिध्य लेने का मौका मिलता है, तो आपको लगता है कि उनके पास बैठने से आपको बहुत आनंद, खुशी, नीरवता, सुकून महसूस होता है। और दूसरी तरफ किसी आप डाकू की झोपड़ी के अंदर या डाकू जहाँ पे रहते हैं वहाँ जाने का इत्फाक हो जावे, आपको पकड़ के ले जावे, तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरा मर्डर नहीं कर दे, कहीं मेरे को मार न दे धन के लिए। कई तरह की उलझुल बातें उसके दिमाग में आती है। ये प्रभाव किसका है? ये क्षेत्र का प्रभाव है कि जिस क्षेत्र के अंदर महापुरुष विराजते हैं, भगवान महावीर जो है उन्होंने विचरण किया था बिहार के अंदर, समेत शिखर जी उसके आसपास के वैशाली वगैरह एरिया में। तो
कई वर्षों तक वो क्षेत्र पवित्र रहा और आज भी भगवान महावीर ने जो प्रवचन दिए थे वो वहाँ पर आज भी जो है इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं, तो क्षेत्र के ऊपर प्रभाव होता है। तो ये हम बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि परमाणुओं का अपना प्रभाव होता है। शुभ अशुभ जो परमाणु जो बिखेरे जाते हैं, मन से चिंतन करके, वचन के द्वारा बोल करके, उपदेश दे करके, और काया के जो हमारे अच्छे परमाणु हैं जहाँ बिखेरे जाते हैं, वो अवश्य ही अपना प्रभाव डालते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्र का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है। आप देखिए, दादा भगवान 10 लाख वर्ष तक जो भरत जी के साथ में भरत जी के समय से वो जीव चिंतन, भरत जी तो मुक्ति को चला गए, अक्रम विज्ञान को पाकर के भगवान ऋषभ से, और दादा भगवान का जीव 10 लाख वर्ष तक ये सोचते रहे कि इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। तो फिर ये सोचते सोचते आखिर में 1958 में जब उनको दिव्य चक्षु खुले, उनको जो दिव्य ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, तब उन्होंने ये महसूस किया, एक विशेष ज्ञान उनको अवलोकन हुआ और उन्होंने पाया कि इस विश्व को चलाने वाली शक्ति है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वह व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। वही भगवान मानिए या कोई भी शक्ति मानिए, वो करती है। तो कुदरत कहती है कि कर्ता मैं स्वयं अकेले हूँ, मेरी कोई ब्रांच नहीं है। मैंने किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की ना तो इजाज़त दी है, ना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, मैं स्वयं करता हूँ। इसीलिए अगर व्यक्ति को सही रहना है तो अकर्ता खुद रहो और दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा स्वरूप मानो, तो आपके कोई कर्म का बंध नहीं होगा। आप स्वयं विदेह बन जाओगे, आपका जीवन स्वयं कमलवत हो जाएगा और आप कुछ ही भवों में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको कमलवत विदेह का जीवन जीना है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व रहता है। अगर क्षेत्र अच्छा है और वहाँ पर आप बैठ करके ध्यान करो तो आपका ध्यान लग जाएगा। और क्षेत्र जो है नेगेटिविटी वाला है, शुभ भावों वाला है, तो वहाँ आप ध्यान करने बैठोगे, सो जाओगे, विश्राम करोगे तो आपको अशांति महसूस होगी, शांति महसूस नहीं होगी, एकाग्रता ध्यान के अंदर महसूस नहीं होगी, आपका कायोत्सर्ग नहीं सदेगा, क्योंकि ये परिणाम पुद्गलों का होता है, ये प्रभाव पुद्गलों का होता है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्षेत्र के महत्व को, क्षेत्र के प्रभाव को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो होता ही है। वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे घर जो है कैसी कॉलोनी में लेना है, मुझे ऑफिस जो है कहाँ पर होना चाहिए और उसके साथ फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए। वास्तु भी एक विज्ञान है, परंतु 100% वास्तु पे भी आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है अपने उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है और वो पूरा कराने वाली जो है वो कुदरत होती है, उसकी ड्यूटी है। क्योंकि कुदरत है हमारी सभी की जो है क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, हमारी माँ है, हमारा सबका पालन पोषण, भरण पोषण और सब काम करने की जिम्मेदारी हमारी कुदरत की। और कुदरत तो ये कहती है कि 84 लाख के जो है वो योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों हैं, सबका भरण पोषण करने की मेरे पास में पर्याप्त सुविधा है। मेरे पास के अंदर 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अक्षय कोष है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। आइंस्टीन ने कहा कि पूरे इस सृष्टि की एनर्जी
E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम का मतलब पूरी सृष्टि की माँ, सी स्क्वायर कांस्टेंट है। यानी उनका कहना, उनका एक्सपेरिमेंट, उनका आविष्कार ये है कि इस पूरे कुदरत की एनर्जी है वह नभी ना तो कभी घटती है, बढ़ती है, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। रूपांतरण हर क्षण चलता रहता है, क्योंकि ये संसार है और संसार उसको कहा जाता है कि जो संचरण करता है, जो बदलता रहता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, ये संसार का नियम है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब बातें सही है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पित है, ये बातें सही बनाई गई है। और क्षेत्र का महत्व तो होता ही है। तो इसलिए क्षेत्र की बातों को बहुत ध्यान से जो है महत्व दिया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए, क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का विषय जो है, अगर मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, मैं ये जो हमारा जो सुनने वाला वर्ग है उनके सामने रखता हूँ, श्रोताओं के सामने। और इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है कहना चाहिए सोशल यूटिलिटी, और हम इसकी सामाजिक उपयोगिता निकालना चाहें कि क्षेत्र का महत्व जो है होता है या नहीं होता है। तो मैं सबकी जो ओपिनियन के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का महत्व 100% होता है। एक क्षेत्र अच्छा होता है तो काम फटाफट हो जाता है और हम सुकून और शांति महसूस करते हैं। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर जो है दुष्ट आत्माएं पहले रह चुकी है, निवास कर चुकी है, तो क्षेत्र हमको तंग करता है और हमको परेशानी में डालता है। ऐसा क्षेत्र हमें छोड़ना भी पड़ता है कई बार। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्र के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छा क्षेत्र मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव क्षेत्र के प्रभाव के समान ही होता है। और कहा भी गया है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जैसी कंपनी संगति करता है उसके अनुसार पहचाना जाता है। हर एक चीज़ का मोल होता है, कपड़े पहनने का भी मोल होता है। उसके लिए कहा गया कि अपीयरेंस शोज द मैन। कपड़ों के दिखाए से व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो मालूम होता है। तो इसीलिए क्षेत्र का महत्व अवश्य होता है और हमें हमेशा जो है अच्छे क्षेत्र, अच्छे लोग, अच्छे चिंतन के हिसाब से कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमको कुल मिलाकर के अच्छा बनना है। अच्छे बनने के लिए हमारे साधन भी अच्छे होना चाहिए। जैसे साधन होते हैं वैसे साध्य होते हैं। अगर हमारे साधन अशुद्ध है तो साध्य भी अशुद्ध होगा, और अगर साध्य अशुद्ध है और साधन शुद्ध है तो भी हमारा सफलता नहीं मिलेगी। दोनों शुद्ध चाहिए। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता है। इसका मतलब हमें अगर तरक्की करनी है तो हमारे क्षेत्र का चयन है, ये भूलना नहीं चाहिए। हमें ये भी जो है दिमाग में रख करके हमको क्षेत्र का चयन करना चाहिए। आपको कहीं भवन बनाना है तो आपको पूरी जिंदगी नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी सैकड़ों वर्षों तक उस भवन में रहेगी। तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये क्षेत्र जो है वो अच्छा है कि नहीं, यहाँ पर पवित्र आत्माएं, सज्जन लोग रह चुके हैं कि नहीं, उसकी टेस्ट करके आसपास पड़ोस से पता, ये पड़ोस अच्छा क्यों लिया जाता है, क्योंकि पड़ोसी अच्छा है इसका मतलब क्षेत्र अच्छा है, ये एक विटनेस होती है। तो हमेशा कहा जाता है कि जो पड़ोसी होता भाई से बढ़ के होता है। भाई 1 किलोमीटर दूर रहता है और कोई आपके ऐसी इमरजेंसी आ जावे घर में, हाथों हाथ हॉस्पिटल जाना पड़े, घर में कोई चोरी हो जावे, गमी हो जावे, तो तुरंत आपके कौन काम आता है? पड़ोसी काम आता है। इसलिए पड़ोसी भाई से बढ़कर होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो क्षेत्र अच्छा है जब अच्छा पड़ोसी मिला और अच्छा काम क्या था। कहीं कहीं पर क्षेत्र खराब होते हैं। ऐसे
उनोस पड़ोसी मिल जाते हैं कि हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हर बात में छोटी मोटी बातों में टोकते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, क्योंकि उनका जो है ऐसा ही व्यवहार, ऐसे ही संस्कार होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से दोनों बताना चाहते हैं। हमारा जो भीतर का जो अध्यात्म जगत है, वह भी अगर हम सज्जन लोगों से, बड़े आचार्यों से, अच्छे सुलझे हुए शादियों से, ऋषि मुनियों से, साधुओं के संपर्क में बैठते हैं तो हमको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं और हमारा जीवन अच्छा होता है। तभी हम कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। ये संस्कार अच्छे क्षेत्र, अच्छे लोगों से और जो अच्छी बातों से आता है, ये सारी बातें अच्छे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को शुभ शांति मिले, सुख मिले, अच्छे संस्कार मिले, सुकून मिले, अच्छा क्षेत्र मिले। हम आपके प्रति मंगल भावना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।